Assalamualaikum guys, this is our 13th podcast as usual me and Abdullah Ali Khan और आज हम इस पॉडकास्ट में सेकंड पार्ट बना रहे हैं अबाउट और हिस्ट्री ऑफ रोम एंड लास्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था हमने अब्दुल्ला। यार हमने रिपब्लिक की बात की थी। हमने मोनार्की की बात की थी, हाउ इट ट्रांजिशन फ्रॉम द पीरियड ऑफ किंग्स टू द पीरियड ऑफ रिपब्लिकन रोम। एंड हमने उसके फॉल पे जूलियस सीजर का थोड़ा सा टच करके हमने छोड़ दिया था। तो दैट्स वेयर विल स्टार्ट टुडे विद जूलियस सीजर एंड विद द फर्स्ट टू एम्परर्स इन द रोमन एम्पायर। यस एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन्स ऑफ रोम, ठीक है, जिसके ऊपर दो तीन डिफरेंट स्टोरीज थी वो हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने सिक्स जो रोमन किंग्स थे उनके बारे में डिस्कशन की थी। उसके बाद फिर अब्दुल्ला ने हमें ट्रांजिशन बताई थी फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिकन रोम। आज हम रिपब्लिकन रोम से जाएंगे इंपीरियल रोम पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जूलियस सीजर और ऑगस्टस, ऑक्टेवियन ऑगस्टस, जो भी कह लें आप। सो अब्दुल्ला अली खान विल स्टार्ट विद जूलियस सीजर। अच्छा, तो यार हमने लास्ट पॉडकास्ट में वी टॉक्ड अबाउट हाउ जूलियस सीजर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ डिक्टेटर और उसकी वजह से राइट्स वगैरह स्टार्ट हुए। एक पोलराइजेशन हो गई इनटू पीपल हु डिड नॉट सपोर्ट सीजर एंड इनटू पीपल हु डिड सपोर्ट सीजर, और उसकी वजह से सिविल वॉर हुई एंड ऑल ऑफ दैट। सो जूलियस सीजर की जहाँ तक बात है, ही वाज born on the 12th of July in the year 100 BC to a wealthy noble family। जिस तरह हमने बात की थी कि रोमन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, आप कह सकते हो, plebeians and patricians। Patricians were the wealthy class and the plebeians were the common people. So Caesar belonged to a very noble family, which was of patrician lineage, और इनकी इसके जो ancestors वगैरह थे, they had held in the past very noticeable, very notable positions in the government and in the senate as well। काउंसिल्स भी रह चुके थे इसके जो ancestors थे। So he belonged to a patrician family। They were members of the oldest aristocratic class at Rome, जिन्होंने अर्ली रिपब्लिक में मोनोपोलाइज की पावर को और रूल किया काफ़ी लाइक अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द प्लेबियंस इन द सोसाइटी। इसकी इसकी जो फैमिली थी, इट वाज नॉट पर्टिकुलरली वेरी पावरफुल एट द टाइम ही वाज बॉर्न, लेकिन yeah, they had some influence because they had held in the past very significant positions in the senate। खैर, during his youth रोमन रिपब्लिक का एक डाउनफॉल आ रहा था, राइट। ही soon realized कि Rome could not handle its own power and size। It was going to disintegrate from order into chaos eventually, and he wanted to monopolize on that when that happened। तो उसकी obviously he belonged to a noble family which was very credited, or is he believed that the only alternative to this, to the falling of the Roman Republic, was military dictatorship। तो ही गॉट इनटू पॉलिटिक्स। उसने पॉलिटिकल सिस्टम एडवांस किया और ही ब्रीफली बिकेम द गवर्नर ऑफ स्पेन, विच वाज अ रोमन प्रोविंस एट दैट टाइम। अब ये होता है कि वो रोम वापस आता है, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाता है उसको। दीज पॉलिटिकल अलायंसेस हेल्प हिम टू बिकम द गवर्नर ऑफ गाउल, विच इज़ एन एरिया जो आज आप फ्रांस और बेल्जियम जिसको जानते हो। इसकी जो इसके जो ट्रूप्स थे, दे कॉन्क्रीट गैलिक ट्राइब्स वगैरह, दे वर वेरी रूथलेस। इसकी 8 साल की गवर्नरशिप के दरमियान में उसकी काफ़ी मिलिट्री पावर वगैरह बढ़ गई। ही वॉज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर एज वेल। अच्छा, तो इसके जो राइवल्स वगैरह थे ना, डिमांडेड कि ही रिटर्न एज अ प्राइवेट सिटीजन, नॉट एज अ रूलर हु काइंड ऑफ चैलेंज द पावर दैट हिज राइवल्स हैड। अब इसकी ये साथ साथ ही conquered the Gallic tribes, his military power was increasing as well, and he used these riches to support his army। और ये अपने जो rival की army होती थी, he used to bribe him। He used to like give them the lands from the public lands। He also assured them कि okay, I'll give you lands from my own property, from my own riches, and that's how he kind of divided the enemies, the armies of the enemies, into two groups, which kind of stayed with the rival or they joined Caesar as well। He was soon elected consul, as we talked about in the last podcast, ke
रिपब्लिक के अंदर ये सीन था कि देयर वाज नो किंग, देयर वर टू काउंसिल्स जिनका 1 साल का टर्म होता था और उनके पास लिमिटेड पावर होती थी. सो बट दे हैड a significant share of power, even though it was under this disguise of liberty and freedom. But that wasn't the case, though the councils actually had a lot of power and they had a lot of say in how the things were run. तो जब वो काउंसिल इलेक्ट हुआ, उसकी उसकी जो पावर थी, उसके जो इन्फ्लुएंस था, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ. And we know that the council is the highest office in the republic. You can be a senator, but when you're a council, things are totally different. अब जब ही बिकम अ काउंसिल, तो इसके इसके क्रैसिस और पोम्पे वर टू पीपल हु वर काइंड ऑफ हिज मेन राइवल्स, राइट. तो इसने पे ऑफ कर दिया पोम्पे के सोल्जर्स को बाय लोकेटिंग देम पब्लिक लैंड्स, लाइक आई टॉक्ड अबाउट, के अपने राइवल्स के आर्मीज को डिवाइडेड देम इनटू टू बाय ऑफरिंग देम पब्लिक लैंड एंड रिचेस एंड ऑल ऑफ दैट. ये इससे ये हुआ कि इस ही somehow secured the governorship of Gaul, like I said, कि that's the area which is today France and Belgium. अब ये क्या करता है, ये 44 BC में ना he declares himself dictator, and that's when everything changes. क्योंकि in the Roman Republic there was this 500 years of liberty where the people kind of happened to despise the word king. They just did not wanted to hear the word king. They associated the word king with tyranny. और जब इसने अपने आप को डिक्लेयर किया एज अ डिक्टेटर, तो अगेन देयर वाज दिस पोलराइजेशन. क्योंकि उसके जो कुछ रिफॉर्म्स थे ना, लाइक some tax reforms and about the government debt as well, some of those benefited the lower class and the middle class, the plebeians. तो बट दैट वाज द थिंग जो उसके राइवल्स को नहीं पता थी. आई गेट टू इट. कि इसको जिन लोगों ने मर्डर किया था ना, 23 सेनेटर्स ने, दे थॉट कि पब्लिक जो है उनको प्रेज करेगी फॉर किलिंग सीजर, फॉर पुटिंग एन एंड टू हिज डिक्टेटरशिप. लेकिन इट काइंड ऑफ हैड द ऑलमोस्ट ऑपोजिट इफेक्ट. ठीक है. अब ये होता है कि इस बिफोर ही वाज किल्ड, व्हाट ही डिड वाज के ही मेड हिमसेल्फ डिक्टेटर. उसने सेनेट को बड़ा कर दिया, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में किए, और गवर्नमेंट की जो सॉरी रोम की जो डेट थी उसको डिक्रीज किया. उसने 2 सिटी से स्टेट्स को रिबिल्ड किया, कार्थेज को, जिनके अगेंस्ट प्यूनिक वॉर्स हुई थी, लाइक वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट पॉडकास्ट, और कोरिंथ को. इन दोनों सिटी स्टेट्स को उसने रिबिल्ड किया. उसने फॉरेनर्स को सिटीजनशिप ऑफर की विद इन द रोमन रिपब्लिक. अब खैर, the Roman Republic was already in a state of decline. So what happened was कि जब he proclaimed himself the dictator for life in 44 BC. तो ये जो senators थे, 23 senators, they called themselves the liberators because they plotted to kill Caesar, put an end to dictatorship, and they stabbed him. No, sorry, I'm wrong. 7 senators who stabbed him 23 times. The last one who stabbed him was Marcus Brutus, जो उसका best friend था. I actually wrote a piece of poetry about it, which is called "Et tu Brute," you too Brutus, because he was kind So of. you wrote it? Oh, sorry. I wrote it. I published that in my book Metamorphosis. In Metamorphosis, yes, yes, yes. So it was like, the 7 people were stabbing him, and the last one who stabbed him in the back was his best friend Brutus, Marcus Brutus. So he turned around, he said, "At two brute, you do Brutus." And yeah, शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर के नाम से. इट काइंड ऑफ डिपिक्ट्स दैट एंटायर सीन के जब उसको पढ़ रहा होता है, ही लाइक पढ़ नहीं रहा होता है, आप क्या होता है व्हेन पीपल आर स्टैबिंग हिम. तो he turns around, he looks at Brutus, and that's a very magnificent scene. खैर, when that And happens, that play is हाँ freaking really big play, man. मैंने वो play आज देखा था. It's over. I think so. It's over 300 pages or something. 300 400 हाँ, लंबा pages. प्ले है, लंबा प्ले, काफी थोड़ी मोटी It's a किताब है. really big play. या अच्छा, तो what happened was कि अम, ये जो मार्कस ब्रूटस थे ना, उसने एक फ्यूनरल स्पीच तैयार की राइट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर. अब जब उसने ये स्पीच दी ना, तो ही वाज सरप्राइज टू सी कि जो 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 ऑडियंस है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है. वन विच काइंड ऑफ सपोर्टेड द लिबरेटर्स, द पीपल हु किल्ड
जूलियस सीजर एंड द अदर वाज अदर ग्रुप ऑफ पीपल वाज द वन जिन्होंने कंडेम किया उस एक्शन को. लाइक आई सेड कि सम ऑफ द कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स ऑफ सीजर actually were to the benefit of the common people, the plebeians. इसकी वजह से सिविल वॉर में पड़ गया पूरा का पूरा रोम. राइट, दैट वाज दैट काइंड ऑफ. इसकी आयरनी ये है कि द सेनेटर्स wanted to save the Roman Republic by killing Julius Caesar, but it had the almost opposite effect. Like if he was to be a dictator, right? If he continued to be dictator, the Roman Republic would have lasted for much longer than by killing Caesar immediately. When that happened, it it kicked in the last nail in the coffin of Roman Republic. अब ये होता है कि जो मार्क एंटनी, देयर इज दिस गाय हु वाज अ फॉर्मर डेप्यूटी ऑफ जूलियस सीजर, मार्क एंटनी, वो ऐसी ओरेशन, ऐसी स्पीच देता है, फ्यूनरल स्पीच, विच काइंड ऑफ पुट्स हिम इन द स्पॉटलाइट एंड गिव्स द पीपल द आइडिया, अच्छा ये जो है ना, ही वुड बी द एयर, राइट, ही वुड सक्सीड जूलियस सीजर. लेकिन जूलियस सीजर ने अपनी विल में अपने ग्रेट नेफ्यू को, ओक्टेवियन जिसका नाम था, हु वाज नेम्ड ऑगस्टस, राइट, ऑगस्टस बाद में उसका नाम लोग रख देते हैं, आई गेट टू इट. तो सीजर ने अपनी विल में ऑक्टेवियन अपने 18 साल के ग्रेट नेफ्यू को लिखा होता है कि ही विल सक्सीड मी, विल बी माय प्राइमरी सक्सेसर. तो यहाँ पे सिविल वॉर यूँ स्टार्ट होती है कि देर आर पीपल हु आर प्रो सीजर एंड देर आर पीपल हु आर एंटी सीजर, राइट. तो जो प्रो सीजर लोग हैं उनमें आ जाता है ऑक्टेवियन. प्रो सीजर, आप चलो उस प्रो सीजर यूज ना करो, आप कह लो कि पीपल हु काइंड ऑफ वांटेड टू सक्सीड हिम एज द रूलर. देयर वाज ऑक्टेवियन, देयर वाज दिस गाय लेपिडस, एंड देयर वाज एंटनी, मार्क एंटनी, जो फॉर्मर डेप्यूटी होता है. अब ये दीज गाइस टर्न अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है. ऑक्टेवियन जो है वो अपनी प्राइवेट आर्मी अमेस करता है, वो एंटनी को, लाइक, ही अप्रोचेस हिम टू ऑब्वियसली कन्फ्रंट हिम अबाउट द सक्सेसरशिप, और ये दोनों जो है ये ट्रूस कर लेते हैं. और लेपिडस भी आ जाता है, हु इज आल्सो अनदर वन person who wants to succeed Caesar, and he wants to punish the people, the senators, the people who plotted to kill Julius Caesar, primarily Marcus Brutus, जो जिसने obviously the last one to stab Caesar. अब ये जो Octavian और एंटी है ना, एंड एंटनी है ना, मार्क एंटनी, ये they kill all the enemies of Caesar and potential rivals. एक देयर वाज दिस गाय कॉल्ड सिसेरो, जिस हु स्पोक इल ऑफ सीजर. वो काफी राइवल था उसका, ही वाज अ सिग्निफिकेंट एनिमी ऑफ जूलियस सीजर इन द ब्रीफ स्टे ऑफ इन द ब्रीफ टाइम दैट ही वाज डिक्टेटर. और ये जो बंदा होता है सिसेरो, he was killed by soldiers on the commands of Octavian and Antony. और इसका जो हाथ और उसका सर होता है ना, राइट हैंड एंड हिज हेड, वो डिस्प्ले पे होते हैं, लाइक इन द रोमन फॉरम. They kind of avenged Caesar's death. Octavian or Antony, they avenged Caesar's death, or all the people that plotted to kill Caesar, they eventually killed all those people. अच्छा, अब जो मार्कस ब्रूटस है ना, उसको भी ये लोग हरा देते हैं. हाउ दैट हैपेंस कि दे वेंट इनटू बैटल विद हिम, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन दैट बैटल, और एंड पे ब्रूटस और कैसियस, दे बोथ कमिट सुसाइड at the end of the battle after both of them have lost. अब ये जो तीन है ना, ऑक्टेवियन, एंटनी और लेपिडस, who want to succeed Caesar as a successor, they eventually turn on each other, ठीक है, वो आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं. ऑक्टेवियन जो है वो लेपिडस को फोर्स कर सकता है इनटू एग्जाइल. और अच्छा, एंटनी जो है ना, ही हैड एन अफेयर विद द इजिप्शियन रूलर क्लियोपेट्रा, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है एंटनी की, वो ऑक्टेवियन की बहन होती है, ठीक है. So when that happens, when Octavian finds out that Antony was disloyal to his sister, by having that affair with the Egyptian ruler Cleopatra the Seventh, so फिर he turns arms against Antony as well. और what happens was कि ये एक बैटल होती है, बैटल ऑफ एंक्टियम, नॉर्दर्न ग्रीस में 31 BC के अंदर. और इस बैटल के एंड पे दी when एंटनी हैज लॉस्ट, तो एंटनी और क्लियोपेट्रा भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं. दैट्स हाउ इट काइंड ऑफ एंड्स. तो लेपिडस एग्जाइल, और एंटनी जो है ही किल्ड हिमसेल्फ. तो नाउ ऑक्टेवियन जो है ये बंदा, who's the great nephew ऑफ जूलियस सीजर, वो बनता है पहला एम्परर यहाँ पे. अब
इसका इसको जो टाइटल मिलता है ना 27 BC में ऑगस्टस का, इट ट्रांसलेट्स टू समथिंग मोर देन ह्यूमन, बिकॉज ही शोड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल इन बैटल, एंड ही वॉज 18 year old एट द टाइम जब सीजर की डेथ हुई थी, एंड ही काइंड ऑफ, you know, destroyed the rivals, destroyed the people who plotted to kill Caesar, and he showed extraordinary capability to do that. That's why people gave him the name of Augustus. He was the first emperor in, you know, the entire hundreds of emperors in the Roman Empire. So yeah, would Walid, would you like to add on something about Augustus before I move on to Tiberius? Yes, so yeah, I wanted to tell a bit detail about Augustus because he's a really a fascinating character because he's said to be the most powerful emperor of Rome ever. So yeah, so as we were discussing earlier, just yes, तो आपने already बताया कि जूलियस सीजर की डेथ से पहले uh, लोग जो थे people were not in favor of any kind of dictatorship or any kind of kingship, but after the death of Julius Caesar हालात इतने ख़राब हो गए रोम में, एक तरह की सिविल वॉर की सिचुएशन शुरू हो गई, लोग स्ट्रीट्स पे आ गए, 3-4 दिन तक बकायदा मॉर्निंग हुई, लोगों ने डिफरेंट बिल्डिंग्स पे तबाह कर दी और बहुत कुछ हुआ। तो इस सब में ज़्यादातर लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि इसके बाद जो पोजीशन के किसी की भी बंदे की बनेगी, इट विल बी मोर देन अ काउंसलमैन, इट विल बी वेरी पावरफुल, इट विल बी अ autocratic situation, like one man person, but like one person rule, like a king or something, like an emperor. So yes, as you already told, Julius Caesar की death के वक्त तो factions बन चुके थे in the Senate. One is called Optimates and another one is called Populares, ठीक है। Optimates जो थे वो ज़्यादातर उनके पीछे वो थे wealthy और rich, ज़्यादातर बैक करते थे उनको। ऑप्टिमेट्स की तरह का जो था, आप कह लो कि इनके लिए लोगों के दिल में इतना अच्छा ख़यालात नहीं थे, बिकॉज दे यूज टू अब्यूज देयर पावर, एज यू ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस पॉडकास्ट कि दे यूज टू फोर्स स्लेव, वो लोगों को कैप्चर करके अपने फार्म्स में ले जाते और जाके जो लैंड ओनर्स थे वो जाके उनसे फोर्स स्लेवरीज करवाते, जबकि जो जो पॉपुलरिस्ट थे ये ज़्यादातर वो लोग थे जो कि आप कह लो कि ये देवर बैक्ड बाय पब्लिक में ज़्यादातर वो लोग थे जो कि पुअर और मिडिल क्लास थे। सो यस, तो जो प्रॉब्लम जो जूलियस सीजर के वक्त प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि वेल्थ जो थी वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई थी। वेल्दी जो था वो वेल्दी से वेल्दी होता जा रहा था, गरीब जो था वो गरीब से गरीब होता जा रहा था। बड़ी बड़ी स्टेट्स थी वेल्दी पीपल की, बहुत ज़्यादा लैंड स्टेट थी जिनके अंदर फोर्स्ड लेबर हो रही थी, लोगों के अंदर डिप्रेशन था, अर्बन हालात बहुत बुरे हो गए थे, म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स थी, वो दे वर ट्राइंग टू रन दी एम्पायर, और सोल्जर्स के बीच में और सेनेट पर्सनस के बीच में बहुत ज़्यादा किस्म की कशीदगी भी हो गई थी। सो इस सब में बहुत बुरे हालात थे रोम के, एंड इट वाज ऑलरेडी नोन कि अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी इट विल बी अ टाइप ऑफ ऑटोक्रेट। So after Julius Caesar's assassination, the two main Senate men who were Brutus and Cassius, ये दोनों भाग के चले गए ग्रीस, as you already told। उन लोगों ने वहाँ जाके आर्मी फॉर्म करना शुरू कर दी टू अटैक ऑन रोम, एंड आफ्टर escaping द रोम, ताकि हम बाद में आके अटैक करेंगे रोम के ऊपर। जो मार्क एंटेनियस था वो, एज यू ऑलरेडी टोल्ड, ही वाज अ ट्रस्टी फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर, ही केम इन द स्पॉटलाइट। इसने ओथ लिया जूलियस सीजर की डेड बॉडी के ऊपर, डेट आई विल टेक रिवेंज ऑन ऑल द असैसिन्स ऑफ जूलियस सीजर। और मगर फिर वही मसला हुआ कि मार्कस ने क्या किया कि ऑलरेडी एक आप कह लो कि मुआहदा करवाया बिटवीन सेनेट्स पर्सन्स एंड assassins कि assassins को for the meantime they will be granted they will be given some time to come back to their land and do some work as soon as, मतलब कि जब तक कि जूलियस सीजर की जो है सारी रिफॉर्म्स हैं दे विल बी हेल्ड इन द प्लेस। उसने कहा था कि जूलियस सीजर की रिफॉर्म्स को चेंज ना किया जाए, but at the same time, for the meantime, to establish a to establish the rule to end the civil war, what we must do is that we must work all together.
जूलियस सीजर की डेथ के वक्त जो ऑक्टेवियन था ही वॉज इन ग्रीस ही वॉज स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी एंड व्हेन ही received the letter about the death of his uncle Julius Caesar he came back to Rome एंड उसमें क्या हुआ कि ही रिसीव्ड जूलियस सीजर्स विल जूलियस सीजर्स विल के अकॉर्डिंगली इसको सारी जूलियस सीजर की स्टेट मिल गई जूलियस सीजर एज यू नो वाज अ वेरी वेल्दी पर्सन स्टेट में बहुत पैसा था मगर उसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी विल के अंदर वो ये थी कि इसको जूलियस सीजर ने अपना नाम दे दिया ठीक है सो ऑफिशियली ही वॉज अ सीजर नाउ ही वॉज अ जूलियस उसके उसका जो नाम इसके पास इसके बाद जो पड़ गया वो पड़ गया ऑक्टेवियन जूलियस सीजर आफ्टर द विल और इसके बाद की जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई इन सेनेट ऑक्टेवियन ने एक अक्लमंद एक बहुत चालाक और अक्लमंद आदमी था और इसने क्या किया इसने फ्यूनरल गेम्स अनाउंस की टू मॉर्न द डेथ ऑफ सीजर फॉर 3 days वो इसको ऑलरेडी पता था कि इन 3 days के अंदर एक कॉमेट आएगा और वो गुजरेगा रोम के ऊपर से बिकॉज ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर और इसने पूरा ये सब कुछ स्केड्यूल किया पूरा ड्रामा बनाया और उस वक्त जब ये जूलियस सीजर की गेम्स हो रही थी फॉर 3 days उसी वक्त एक आसपास के इलाके में वॉल्केनो भी इरप्ट हुआ था तो कुछ अरसे से रोम के ऊपर बाकायदा बादल छाए हुए थे काले रंग के सो व्हेन दीज गेम्स वर प्रोसीडिंग ऑन द लास्ट डे जब ऊपर से कॉमेट गुजरा और पूरा आसमान चमक पड़ा है कुछ देर के लिए इसने ये क्लेम किया कि हमारी जो रिचुअल है इसको गॉड्स ने एक्सेप्ट किया है एंड दे हैव मेड जूलियस सीजर एंड गॉड जूलियस सीजर अ गॉड और इससे ये हुआ कि ही स्टैब्लिश स्टेटस एज अ सन ऑफ गॉड सो पहले तो ये था कि जो पब्लिक के अंदर ऑलरेडी इसकी फिगर थी एज अ सन ऑफ जूलियस सीजर नाउ ही वॉज नॉट ओनली द सन ऑफ जीसस ही वॉज ऑल्सो अ सन ऑफ गॉड एज वेल जूलियस इसके बाद क्या किया ऑक्टेवियन ने सारी लीजियंस जो थी जो जूलियस सीजर के पास थी उन सबको इकट्ठा किया उन सबको वादा किया दैट जस्ट गिव योर ओथ टू मी मुझे ओथ दो और हम लोग एज सुन एज वी कैप्चर ड्रोम हम मतलब कि सारे असेसन्स को मार के आई विल बेनिफिट यू गाइस एज वेल सो जो लीजियन थी लीजियन भी ऑक्टेवियन के साथ मिल गई एज आई ऑलरेडी टोल्ड मार्क एंथनी जो था इतनी देर में क्या हुआ मार्क एंथनी की काउंसलशिप ख़त्म हुई और मार्क एंथनी रैन ऑफ टू what is ran off to Gaul as you have studied about the battle of Gaul वो वहीं भाग गया और वहाँ जाके उसने वहाँ का गवर्नर बन गया अब जो प्रॉब्लम थी सेनेट के अंदर एक तरह की बहस चल रही थी कि हाउ वी आर गोना टेक गाउल बैक फ्रॉम मार्क एंथनी ठीक है जूलियस सीजर ने आके कहा दैट आई एम गोना अटैक मार्क एंथनी विद माई लीजियंस एंड एंड आई एम गोना डिफीट हिम और मैं आपके लिए गाउल जो है उसको फ्री करूँगा फ्रॉम मार्क एंथनी अब इसके बीच में लोगों को ये नहीं पता था कि जूलियस इसके ऑक्टेवियन और मार्क एंथनी के बीच में ऑलरेडी एक मुआहदा हो चुका था एंड दे वर कोवर्ट एलाइज ठीक है अब लोगों को ये लगा कि मार्क एंथनी को हराने जा रहा है मगर जैसे ही मार्क एंथनी को वहाँ हराने के लिए पहुँचा टर्नड आउट कि मार्क एंथनी वाज हिज एलाई एज सून एज क्या हुआ ये मार्क एंथनी के साथ दोबारा आया रोम के अंदर एंड ही फोर्स्ड सेनेट टू मेक हिम काउंसिल और बाय द एज ऑफ 20 साल की उम्र में ये काउंसिल बन गया फोर्सफुली ऑफ रोम तो लिटरली 20 साल की उम्र में हम क्या कर रहे थे और ये क्या कर रहा था इट्स रियली फैसिनेटिंग So after the consulship, what happened is that इन लोगों ने क्या किया ऑक्टेवियन ने मार्क एंथनी ने और लेपीडियस ने मिल के बनाया टाइम टाइम रेट इज लाइक सेकेंड टाइम रेट जिस तरह कि फर्स्ट टाइम रेट था जूलियस सीजर का पॉम्पे का और सिसेरो का इफ सीजोरा ऐसे कुछ नाम था उसका आई फॉरगॉट हिज नेम सो क्रैसस नाम था, क्रैसस। Crassus. So they made a second triumvirate और इनका जो मेन पर्पस ये था कि इसको इनका जो मेन पर्पस था was to defeat Brutus and Cassius yes who were residing in Greek अभी जो दोनों थे ब्रूटस एंड कैशियस इनको नहीं पता था कि हो क्या रहा है रोम के अंदर एंड दे वर लिटरली enjoying their time you know gathering wealth creating army you know
इनका प्लान तो था क्रिएट आर्मी करने का, मगर दे वर जस्ट ऑफ द ट्रैक एंड दे वर जस्ट इंजॉइंग देयर टाइम इन ग्रीस। सो इसके बाद क्या, इसके अलावा ये क्या था कि जो पॉम्पे था, पॉम्पे का एक बेटा था, उसका नाम था सेक्सटस, सेक्सटस पॉम्पे। और सेनेट ने सारे रोम की नेवी दे दी थी। और सारी रोम की नेवी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सेक्सटस पॉम्पे को सिसिली दे दिया था, सिसिली का आइलैंड दे दिया था कि ये वहाँ से बैठ के सारी रोम की जो है नेवी उसको कंट्रोल करेगा। अब एज सून एज सेक्सटस पॉम्पे को पता चला कि मार्क एंथनी, ऑक्टेवियन एंड लिपिडियस, इन तीनों का ट्रियो बन चुका है, एंड दे आर गोना गो अटैक व्हाट्स ब्रूटस एंड कैशियस। इसने किया, इसने पोर्ट्स, रोम के पोर्ट्स के ऊपर लोगों को हरास करना शुरू कर दिया, रोम की सप्लाईज काटना शुरू कर दी, ठीक है, ट्रेड रूट्स काटना शुरू कर दिए। और इस सब में मसला ये था कि लिटरली उस वक्त ऑक्टेवियन के पास कोई वो ही नहीं थी, नेवी ही नहीं थी, क्योंकि सारी रोम की जो नेवी थी वो तो सेक्सटस पॉम्पे के पास थी। आई विल कम टू डैट। बट अब ये मसला है कि ऑक्टेवियन हैज़ टू अटैक ब्रूटस एंड कैशियस इन ग्रीस, मगर टू ऑर्गेनाइज सच अ बिग असॉल्ट यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, उस मनी को फंड करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने क्या किया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि असेंबली के अंदर दो फैक्शंस बन चुके थे, एक सीजर एक प्रो सीजर, एक एंटाई सीजर एक प्रो सीजर। इन लोगों ने पूरे एंटाई सीजर को जो था ना असेंबली का पार्ट, उन सबको कत्ल कर दिया। उन सबको कत्ल करने के साथ साथ इन लोगों ने 300 वेल्दीएस्ट लोगों के नाम लिखे ऑन अ पेपर, उन सबको डिक्लेयर कर दिया दे आर एंटी स्टेट एंड वी आर गोइंग टू किल देम। अब इनको मारने से क्या फ़ायदा हुआ कि एज एज दे किल्ड ईच वन ऑफ देम, ये साथ साथ जैसे इनको मारते रहे, दे कॉन्फिस्केटेड देयर लैंड एंड देयर वेल्थ। इस प्रोसेस में दे मेड अ लॉट ऑफ वेल्थ। ऑक्टेवियन, मार्क एंथनी और लेपीडियस, इन्होंने साथ साथ इन सब अमीर और वेल्दी लोगों को मारते रहे, गिरफ्तार करते रहे, उनकी वेल्थ को भी कैप्चर करते रहे। इस तरह इसने अपनी वॉर को फाइनेंस किया अगेंस्ट ब्रूटस एंड कैशियस। सो इसके बाद क्या होता है कि जूलियस सीजर बाबर कह रहा हूँ मैं, ऑक्टेवियन सेनेट को कहता है कि establish my status as son of God, and officially in 42 BCE he establishes himself as a son of God। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि they attack, as you already know, they attack, as you already told, they attack Brutus and Cassius, but according to accounts all the work was done by Mark Anthony। ये कहते हैं कि ये जो था, क्या नाम है इसका, आई फॉरगॉट हिज नेम अगेन, ऑक्टेवियन का इतना मेन रोल नहीं था ब्रूटस एंड कैसियस को ऑन द ग्राउंड टू डिफीट कैसियस एंड ब्रूटियस, मगर जो मेन रोल था वो मार्क एंथनी का था, एंड मार्क एंथनी डिड ऑल द हार्ड वर्क। मगर इसने प्रोपेगेंडा इस तरह का किया, इसने प्रोपेगेंडा ऐसे किया जैसे कि सारा काम मैंने किया, सारा जो ग्रीस के ऊपर सारा असॉल्ट मैंने लीड किया था। इसके लिए इसने क्या किया, इसने कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए जिनके ऊपर इसकी पिक्चर्स थी एज अ विक्टर ऑफ ग्रीस। ठीक है, अब ग्रीस को हटाने के बाद इन लोगों ने ग्रीस को तो इन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया। इन लोगों ने डिवाइड कर लिया रोम को थ्री पार्ट्स में किस तरह डिवाइड किया, ऑल जस्ट टेल यू ना। इन लोगों ने लेपीडियस को दे दिया अफ्रीका, और अफ्रीका दे दिया, और कार्थजी दे दिया। ऑक्टेवियन को दे दिया एनाटोलिया, ग्रासिया, सीरिया, और जो वेस्ट था पूरा गालिया, हिस्पेनिया एंड इटालिया, वो चला गया ऑक्टेवियन के पास। ठीक है, ऑक्टेवियन ने क्या किया, ऑक्टेवियन आइडेंटिफाइड विद रोम, उसने कहा कि हम लोग सारे रोमन ट्रेडिशंस को और रोमन रिलीजन को फॉलो करेंगे। मार्क एंथनी वाज, एज यू ऑलरेडी टोल्ड, वाज इन लव विद क्लियोपेत्रा, ही आइडेंटिफाइड विद ईस्टर्न रूट्स। अब इतने में क्या होता है कि मार्क एंटनी की जो एक्स वाइफ है फुलविया, शी अगेन शी 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 मेक्स एन रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑक्टेवियन।
ठीक है। और ऑक्टेवियन के खिलाफ इतना सख्त किस्म का रिवॉल्ट होता है कि ये कुछ लोग कहते हैं ऑक्टेवियन की गवर्नमेंट उस वक्त गिरते गिरते रह जाती, मगर एट द लास्ट मोमेंट ऑक्टेवियन विंस बाय अ मार्जिन, एंड ही अगेन कैप्चर्स 300 कॉन्स्पिरेटर्स, और इन सबको ये बाकायदा इनकी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करता है ऑन डे ऑफ जूलियस सीजर की जो डे था, उसके वजह इसने अपने 300 कॉन्स्पिरेटर्स को बाकायदा सेक्रीफाइस किया। ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सेक्स्टस पॉम्पे अभी भी था वो नेवी का मालिक था, एंड ही वाज स्टिल हरेसिंग ऑक्टेवियन ऑन द शोर्स एंड ऑन द कोस्ट। इसके लिए क्या करता है, इसका जो राइट हैंड था ऑक्टेवियन का, एग्रीपा एग्रीपा ने क्या किया, एग्रीपा सीक्रेटली स्टार्ट मेकिंग अनदर नेवी फ्लीट फॉर ऑक्टेवियन। ठीक है। और इन द मीन टाइम ऑक्टेवियन साइंस द ट्रीटी विद सेक्स्टस पॉम्पे। लिटरली कहते हैं कि जो अग्रीपा था उसने बकायदा फ्रॉम नथिंग ही बिल्ड अ न्यू नेवी। और न्यू नेवी को ट्रेन करने के लिए, एज यू ऑलरेडी नो, हमें सीज चाहिए होते, समुद्र चाहिए होते, जिसके अंदर हम कश्तियाँ चला के अपनी पूरी नेवी को ट्रेन करते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या था, एज सीज जो आसपास का सारा इलाका था रोम के, वो सारा सेक्स्टस पॉम्पे के पास था। इसने बकायदा इटली के बीच में पूरी एक बहुत गहरी लेक खुदवाई, और उसके अंदर पानी भरवाया, मतलब कि जो सारे चैनल्स और कनाल्स का पानी इसमें फेंका, और बाकायदा आर्टिफिशियल एक लेक बना के उसके अंदर अपनी आर्मी को ट्रेन किया। सो लिटरली इसके बाद क्या होता है कि सेक्स्टस पॉम्पे को बाकायदा एग्रीपा हरा देता है। और और जैसे इसको हराता है, जो लेपीडियस था, हु वॉज इन अफ्रीका, ही ट्राइज टू टेक ओवर सिसिली। तो ऑक्टेवियन कहता है, भाई भाई आप किधर से, आपको तो मैंने अफ्रीका दिया था, तो आप सिसली के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तो ऑक्टेवियन पहचान जाता है कि लेपीडियस के जो इरादे हैं, लेपीडियस लालच में आ गया है। सो ही किक्स ऑफ लेपीडियस, एंड लेपीडियस को बाकायदा एक्साइल कर देता है, और उसके भी सारे एरियाज अपने पास ले लेता है। अब दो बड़े रूलर्स बन जाते हैं इन रोम। जो ईस्ट रोम है वो है विद मार्क एंथनी, एंड वेस्ट रोम इज विद ऑक्टेवियन। अब क्या है कि अब जैसे ही अब ऑक्टेवियन के पास पूरा ये इलाका आ जाता है, सिसिली आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, और साथ में वेस्ट रोम आ जाता है। जो सेनेट है वो इसकी हकतों से तंग आके क्या करती है, रोम छोड़ के ग्रीस चली जाती है मार्क एंथनी के पास। मगर जब वो मार्क एंथनी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि मार्क एंथनी लिटरली क्लेओपेत्रा के पीछे पागल हुआ है, ही इज़ नॉट सीरियस। तो वहाँ के जो हालात हैं, दे आर नॉट एज गुड एज वेस्ट रोम। तो कुछ जो सेनेट के लोग हैं वो वापस चले जाते हैं रोम, और कुछ होते हैं वो ग्रीस में रह जाते हैं। अब इतने में क्या होता है, सेनेट के लोगों को जो लोग ग्रीस में गए थे उनके हाथ एंथनी की विल लग जाती है, विल नहीं होती। और एंथनी की विल में ये एंथनी की विल में ये लिखा होता है कि मेरे मरने के बाद मुझे इजिप्ट में दफनाया जाए, और ये जो ईस्ट रोम है उसको मैं अपने बच्चों में डिवाइड करूँगा, और इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। अब इन चीज़ों की विल में लिखने से ये मतलब कि ये क्या होता है, ये एक तरह का ऑक्टेवियन के हाथ में प्रोपेगेंडा लग जाता है। ठीक है। वो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है इसकी विल के ऊपर। प्रोपेगेंडा क्यों करना शुरू करता है, पहली बात तो ये है, उसने ये इस्टेब्लिश किया कि ये रोमन होने के बावजूद ही इज़ टेलिंग इन हिज विल कि मुझे मरने के बाद इजिप्ट में दफनाया जाए। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि मेरे मरने के बाद जो सारा ईस्टर्न रोम है उसको मैं अपने बच्चों को दे दूँगा। उसके बच्चे जो हैं वो प्योर ब्लडेड रोमन्स नहीं हैं, वो इजिप्शियंस भी हैं। ठीक है। सो ही इज़ एक्टिंग एज अ किंग, जबकि इसको किंग की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। ही शुड एक्ट एज ए फेलो काउंसलमैन। जिस तरह के मैं काउंसलमैन हूँ, उसको काउंसलमैन की तरह एक्ट करना चाहिए। एंड आफ्टर हिज डेथ इसका जो इलाका है वो सेनेट की मर्जी से अगले काउंसलमैन के पास जाना चाहिए। ये तो एक किंग की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर बाकायदा ऑक्टेवियन जो है वो फुल ऑन प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है ऑन मार्क एंथनीज विल। इसके अलावा क्या करता है इसके अलावा ये इतना इतना होशियार है, ये बंदा होशियार था ये बंदा, कि इसने अपना वेस्ट रोम के अंदर डिफरेंट रिलीजियस बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी, स्टैचूज बनाना कर दिए प्रीवियस रोमन किंग्स के, डिफरेंट। सॉरी, मेरा हेडफोन टर्न ऑफ हो गया। कैन यू हेयर मी?
या सो इसने एज इन द मीन वाइल इसने वेस्ट रोम के अंदर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, फॉर ऑन असॉल्ट। इसने डिफरेंट किस्म के टेम्पल्स बिल्ड करना शुरू कर दिए, डिफरेंट किस्म के आप कह लो कि कॉइन्स पब्लिश करना शुरू कर दिए। इसने रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस फेस्टिवल्स बनाना शुरू कर दिए रोम के अंदर, ताकि रोमर्स को अपनी जो ओरिजिनल रोमन रूट में उनको शो करूँ कि आई एम अ ट्रू रोमन। और एट द सेम टाइम इसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया मार्क एंथनी के साथ कि मार्क एंथनी हैज़ टर्न इनटू एन इजिप्शियन, और ये अब एक रोमन नहीं रहा। अब इसके बाद क्या होती है कि इन दोनों के बीच में सिविल वॉर होती है। अब क्या होता है, मार्क ऑक्टेवियन बाकायदा अपने लोगों की सिंपथी ले लेता है, और एंड ही launches and full assault on Mark Anthony, which he was in East Rome. एग्रीपा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, जिसने जो कि राइट हैंड था ऑक्टेविया का, जिसने लिटरली ग्राउंड ज़ीरो से नई नई नेवी बनाई थी, वो दोबारा से हरकत में आता है। ये बंदा बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसने इसकी वजह से ऑक्टेवियन को जो ने जितनी जितनी ज़्यादा भी इसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में इनको जो विन्स मिली वो ज़्यादातर एग्रीपा की वजह से मिली। एग्रीपा ने क्या किया, एग्रीपा ने पहले क्या किया, एंथनी एंथनी का जो असॉल्ट था उसको पुश बैक किया, और एंथनी को दोबारा ग्रीस के अंदर पुश बैक कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया इसने इसने एग्रीपा ने एंथनी और क्लेयोपेत्रा की सप्लाई चेन्स को काटना शुरू कर दिया, इस तरह से करके अपनी नेवी यूज़ करके। उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी फ़ौज के पास सप्लाई चेन्स ख़त्म हो गई, और इनके लिटरली फ़ौजी भूखे मरना शुरू हो गए। इतने में क्या हुआ, जैसे ही एंथनी और क्लेयोपेत्रा को मालूम हुआ कि भई अब हम लोग जंग नहीं जीत सकते, दे बोथ रिट्रीटेड फ्रॉम ग्रीस, व्हिच वाज ईस्टर्न रोम, टू इजिप्ट। इतने में क्या हुआ, ये जो पूरा जो इलाका था ईस्ट रोम, ये पूरा खाली हो गया। इसका मतलब कि कोई रूलर ही नहीं था, और लिटरली ऑक्टेवियन कुछ अरसे बाद आसानी से आके इस पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर लेता है। नाउ ऑक्टेवियन जो है वो पूरे ईस्ट और वेस्ट रोम का एक सोल रूलर बन जाता है। अब लोग कहते हैं उसके बाद एंथनी और क्लेयोपेत्रा, वही होता है कि जो एंथनी होता है वो इस पूरी जंग के बाद बहुत ज़्यादा ऊफ़रदा हो जाता है, और वो खुदकुशी कर लेता है। ऑक्टेवियन चाहता है कि क्लेयोपेत्रा को अपने साथ रोम लेके जाए। क्यों? ताकि उसको अपनी काउंसिल के अंदर शामिल करे, मगर क्लेयोपेत्रा भी खुदकुशी कर लेती है। तो यस, दिस वाज ऑल ऑगस्टस। और ऑगस्टस के पास, और इसके बाद मतलब कि ऑगस्टस एंड ऑक्टेवियन विच इज़ द सेम पर्सन, ऑक्टेवियन के पास पूरा का पूरा रोम अपने लिए आ जाता है, एंड ही हैज़ नो वन स्टैंडिंग बिटवीन हिम। उसके बाद लोग ये भी कहते हैं कि ऑगस्टस ने बहुत ज़बरदस्त काम की। डू यू वांट टू गेट इनटू हिज अचीवमेंट्स, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स और नो? Yeah, if you want to briefly discuss his some of his reforms, so you can if you want to. यस, तो लोग कहते हैं कि इसने पावर में आते साथ ही इसने किया था, इसने जो सारे रोमन पब्लिक ऑफिस थे जो सिविल वॉर में तबाह हो चुके थे, उन सब की रिस्टोरेशन की। इसने पॉलिटिकल लॉ जो था प्रिस्ला वाला, उसको इन्हेंस किया। इसने जो जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया था अपनी लीजियंस के अंदर, उसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ कि एक स्टडी इनकम बन गई स्टेट की। उसने वही पैसा अपनी गरीब आवाम को देना शुरू कर दिया एज लाइक रेगुलर तौर पे। इसके अलावा जो रिटायर्ड फ़ौजी थे और जो मतलब कि आर्मीज़ थी, उनको उनको बाकायदा तौर पे पेंशन का तरीका इसने शुरू किया। इसने बहुत ज़्यादा रिलीजियस आप कह लो कि टेम्पल्स बनाए, स्टैचूज़ बनाए, बाकायदा रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो ऑगस्टस के दौर में बने। मगर ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ऑगस्टस के दौर में इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, रोम वॉज फ्लरिशिंग, नो सिविल वॉर्स फॉर क्वाइट सम टाइम आफ्टर डिफीटिंग मार्क एंथनी। और ये कह लो कि रोम वॉज गोइंग बैक टू इट्स ट्रू ग्लोरी बिफोर सिविल वॉर्स, ये कह सकते हैं। सो इसलिए इस लिहाज से कहा जाता है कि ऑगस्टस वॉज अ रियली ग्रेट एम्परर, क्योंकि इसने पूरे रोम को यूनाइट किया। और मेरे ख्याल और ये भी था कि इसने लाइक पीपल यूज टू लव हिम, यू नो। जो पहले की जो इससे जो पहले की रिपब्लिकन रोम में क्या होता था, जो सारे काउंसिल मैन थे, सेनेट पर्सन्स थे, वो ज़्यादातर पैट्रिशियंस को रिप्रेजेंट करते थे, और मतलब कि उनके हकूक़ उनके लिए ज़्यादा काम करते थे। मगर ही वाज एम्परर फॉर ऑल। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ना सिर्फ अमीरों का था मगर गरीबों का भी था, और सबके लिए इसके जो रूल्स होते थे वो सबको फ़ायदा पहुंचाने की, क्योंकि इसको मालूम था कि मैं
पावर में आया हूँ तो फिर पब्लिक की पावर से आया हूँ, और अगर मैं जा भी सकता हूँ तो पब्लिक की पावर से ही जा सकता हूँ। और इसने बकायदा डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट लॉज बनाए। ठीक है, इसने एडल्ट्री और प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट लॉज बनाए। और बकायदा इसने अपनी जो बहन थी जूलिया, उसको भी निकाल दिया था रोम से। कहता था क्योंकि इसने एडल्ट्री कमिट की है तो मैं इसको निकाल देता हूँ, तो इसने अपनी बहन को निकाल दिया था रोम के अंदर से। तो यस, आई थिंक सो दिस वाज ऑल। इफ यू वांट टू गो ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। Yeah, before I move on to Tiberius, who was the second emperor, I'd like to briefly end this discussion on Augustus. Basically, Augustus जो था ना, he served, आप कह लो, he was the emperor for more than a 50 years, right? और इसका इसका जो पीरियड था, इस like 200, the first 200 years of the Roman Empire, it was years and years of prosperity and progression, जिसको we call the Pax Romana period, जिस पे peace था, जिसमें जिसमें prosperity थी, and it started with Augustus. लेकिन just like with any other ruler, just like with Caesar, there was also a polarization in the audience. Some people liked him, but some people saw through the veil of, I try to put it into simple words. There's this concept of the Roman Republic, right? Liberty, freedom, and all of those things. But he tried to like inject that idea into the Roman Empire as well. He used to call himself princeps. Like इसके बाद भी जो emperors आए, उन्होंने अपने आप को emperors, rulers, kings नहीं बोला, उन्होंने अपने आप को princeps बोला, which translates to the first citizen. And he never took the title of king or emperor because he wanted people to believe that the emperor, the ruler, the king, or whatever, he did not have absolute power, even though they did practice absolute power. Here he was the sole ruler and the maker of all important decisions. और वो कॉमन पीपल की तरह कपड़े पहनता था, प्लीबियंस की तरह, और विच वॉज द मेजोरिटी। और वो रहता भी उन्हीं की तरह के घरों में था, सादे घरों में, इन एट अ हिल कॉल्ड पैलेटीन हिल, रोम के अंदर। तो ही यूज टू लिव इन अ वेरी modest kind of area, in a very modest kind of house, wearing very modest kind of clothes. तो that's basically the this sole idea of populism, right? कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो ऑडियंस है ना, उनका मेजॉरिटी, उनका सिग्निफिकेंट शेयर कौन सा टारगेट सेगमेंट रखती है, राइट? अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात कर लो, आई डोंट नो व्हाई आई एम ड्रैगिंग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इनटू दिस, बट पॉपुलिज्म का यही सीन है ना यार, कि लाइक अगर आपकी आवाम जो है, उनको उनके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है रिलीजन, राइट? तो आप रिलीजन कार्ड प्ले करोगे, यू विल ट्राई टू gauge your gauge the interest and the vote of your audience by playing that religion card, because it will always work. या अगर एक society is filled with patriarchy and misogyny, you will try to cultivate that, you will try to you'll capitalize on that, and I hope you get the point. That's what Augustus did, Octavian Augustus, whatever. He kind of walked with the common people, wore the common people clothes, lived in common people houses, and he passed reforms and did things that were for the betterment of the plebeians, wearing that veil of moral virtuousness to kind of not let people know that he actually had absolute power. Because varna, if people thought that he had actual power, so again riots, civil war, which ensued the murder of Julius Caesar. Here, what he did was कि उसने ना ये किया था कि उसका ही न्यू के गवर्नर्स के पास इमेंस पावर होती है। तो उसने अपने ना अपने आप को डिफरेंट रोल्स दे दिए, व्हिच लाइक ही अपॉइंटेड सेवरल ऑफिसेस फॉर हिमसेल्फ। ही वाज द हाई प्रीस्ट एज वेल, he was governor of most provinces as well. He was also the censor who oversaw censuses on taxation and etc etc. Here it's a debate कि Augustus, was he a good ruler, was he a bad ruler, even though his reforms they benefited you know the Roman Empire greatly. But again वहाँ पे polarization क्या है कि he only wore that veil of moral virtuousness, whatever.
खैर ही हैड नो हेयर, सो उसने अडॉप्ट किया एक बंदे को, बच्चे को, टाइबेरियस, जिसने उसको सक्सीड किया एज द नेक्स्ट एम्परर। टाइबेरियस की जहाँ तक बात है, लाइक, अच्छा, उसका, he was a very diverse person, right? There is this quote in the Dark Knight series, right, कि you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. That's the case with this guy. Tiberius का ये Correct. सीन था कि he like, क्या, are you saying something? अगर मैं कहता really You know, when I was reading this now, that's the only quote that came to my mind, right? क्योंकि उसका जो अच्छा, I'll get on with Tiberius, right? तो Tiberius का ये था कि उसका एक बड़ा विजन बना when he succeeded Augustus, के वो बड़ा एक wise और temperate और बड़ा एक sensible logical ruler है, who will only work for the betterment of the Roman Empire. But towards the end of his reign, it proved otherwise. खैर, it was like, शुरू में तो उसने आके सारे अपने राइवल्स को उड़ा दिया ना। पोस्टमस एक उसका राइवल था, हु वाज अ कंटेंडर टू द रोमन एम्पायर का थ्रोन, एंड ही वाज मर्डर्ड। और इसके साथ साथ, लाइक, उसने कोई कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स वगैरह नहीं किए, उसने ना ही आर्मीज मूव की फ्रॉम रीजन्स टू सेवरल अदर रीजन्स, ना उसने गवर्नर्स चेंज किए प्रोविंसेस वगैरह के, उसने इंपीरियल ट्रेजरी के पैसे नहीं उड़ा दिए, और ही एक्चुअली लेफ्ट 20 times, left the Roman Empire 20 times more wealthier than he inherited it. और ही सिक्योर्ड एंड स्ट्रेंथन द रोमन नेवी। उसने ग्लैडिटोरियल गेम्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म कर दिया। और लाइक, रोमन कैलेंडर में ना देर वर डेट्स फॉर प्रीवियस एम्परर्स, लाइक जूलियस सीजर के लिए उन्होंने डे रखा था, ऑगस्टस के लिए रखा था। उसने कहा, भाई, दिस इज बी एस, ओके, आई डोंट वांट आई डोंट वांट अ डे टू बी नेम्ड आफ्टर मी, दैट्स नॉट समथिंग, बिकॉज आई एम अ प्रिंसिप, आई एम अ फर्स्ट सिटीजन, इफ आई शुड हैव अ नेम, आई should have a day, so you all should have a day. Again, populism, trying to appease the general population. But but what what do you happened think was, if he was sincere in that term? yaar, हाँ, We again could a argue. debate, again a We could debate, argue right? on that. अब जैसे कि Like, लोग कह रहे हैं कि अब like I was reading and I was seeing a lot of posts on Reddit and stuff कि अगस्टस एक अच्छा आदमी था कि नहीं था। इसने 4,000 पेट्रिशियंस को मारा, फिर इसने 300 काउंसलमैन की सेक्रीफाइस की। ठीक है, फिर इसने ऑगस्टस ऑगस्ट इसने मार्क एंथनी की जो विक्ट्रीज थी उनको अपनी विक्ट्रीज बनाया। फिर इसने प्रोपेगेंडा किया मार्क एंथनी और कलपेत्रा की लव स्टोरी के ऊपर, उसकी विल के ऊपर। सो यार अगर देखा जाए अगर उस सबसे उसकी स्टेट यूनाइट हो रही है और रोम को फ़ायदा हो रहा है, सो यू नो लाइक ग्रेटर गुड के लिए कुछ भी करना अच्छा नहीं है। व्हाट डू यू से? yeah, but the thing is, again, in politics now, it is way more beneficial to be believed to be more morally virtuous than you actually are, than if you are a tyrant. Like a tyrant, people know he's a tyrant, he's fucking cruel, right? He'll murder you if you say something about him or anyone close to him, right? That's the thing about perceptions, right? If, as long as the audience perceives you in a way that they think will benefit the audience or the country at large, so whatever you do behind the veil, behind the curtain, that will not matter. Even if you kill postulates the guy that जब से पहले टाइबेरियस ने आके उसको उड़ा दिया, लाइक उसको खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका वजूद उसने मिटा दिया, लाइक कि देयर्स द फर्स्ट थिंग आई डू कि आई विल जस्ट रिमूव ऑल माय राइवल्स, कि मैं अपना जो रेन सुकून से कर सकूं, मुझे कोई बैटल्स की मुझे परवाह ना हो। That's not fair play, right? So he did that. Again, we could go into the debate ke, obviously his reforms and all of that, he obviously, like I said, he left the Roman Empire 20 times more wealthier, richer than he inherited it. We could say ke, from the general perspective, his reign was beneficial, it proved to the benefit of the Roman Empire, but again, a very extensive debate. खैर, ये होता है कि जो इसका बेटा होता है ना, टाइबेरियस का बेटा होता है ड्रेसस के नाम से, वो फोर्थ हो जाता है 23 BC में, एंड दैट्स द डाउनफॉल ऑफ दिस गाय। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, पीपल से he got very depressed, he lost all concern and uh, all regard for politics, उसने लाइक सब कुछ छोड़ दिया, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था, राइट? दैट्स दैट्स व्हाट द मोस्ट मेजर अकाउंट से अबाउट हिम। तो उसका एक होता था
प्रेटोरियन गार्ड का कमांडर था सेजेनस। उसने उसको अथॉरिटी डेलीगेट कर दी कि भाई अच्छा, आई एम द एम्परर, बट यू विल मेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर मी। तो स्लोली ओवर टाइम व्हाट हैपेंड आफ्टर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन ड्रेस डूर्सस, के सेजेनस जो था, जो कमांडर था, उसके पास सारी पावर ट्रांसफर होनी शुरू होगी विलिंगली, क्योंकि ऑब्वियसली टाइबेरियस लॉस्ट इंटरेस्ट एंड कंट्रोल ग्रेजुअली। सो व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ पे कंस्पिरेसी ये भी है, अगर इससे जैनस था ना, इसने कत्ल किया था ड्रूसस को जानबूझकर, ताकि उसके पास पावर है। कैसे कि जो ड्रूसस की जो बीवी थी ना, सेजानस ने उसको सेड्यूस किया, और लिविलिया नाम था उसका। एंड लिविलिया और सेजानस ने मिलकर प्लॉट किया कि अच्छा, वील क्रिएट ड्रूसस, दैट्स हाउ यू गेट पावर। And yeah, tada, that's the entirety of it. Sejanus killed Drusus, like the reports say. Nobody knows the truth about that. लेकिन फिर या टाइबेरियस ने डेलीगेट कर दी सारी अथॉरिटी सिजानस को। दैट्स व्हाट आई एम एसेंशियली सेइंग। खैर, टाइबेरियस जो है एज ऑफ 67 में, 27 सी में छोड़ गया रोम, और वो चलेगा आइलैंड ऑफ कैप्री के पास। आइलैंड ऑफ कैप्री चलेगा। अब you know, Tiberius था ना, he wasn't very handsome, right? He had a very crooked nose. He had a very dark complexion. लेकिन when he went to that island of Capri, उसके skin पे blotches होने शुरू हो गए, filled with pus, very bad smell. Like he turned very very ugly, right? That's what the all of the accounts say. तो उसने एक नहीं बल्कि सेवरल उसने बना लिए अपने रिजॉर्ट्स, कह सकते हो आप कह सकते हो विलास बना लिए, जो भी है, ठीक है, पूरे आइलैंड ऑफ कैप्री के अंदर। और उन विलास में देर वर टॉर्चर चेम्बर्स, देर वर एग्जीक्यूशन चेम्बर्स। ही स्लोली लॉस्ट हिज माइंड बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, कह सकते हो, स्किन डिजीजेस व्हाटएवर। एंड ही लॉस्ट हिज माइंड आफ्टर दैट। बहुत बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गया। ही यूज्ड टू किल पीपल एट रैंडम। ही यूज्ड टू वॉक थ्रू द आइलैंड ऑफ कैप्री। ही सॉ एनीवन ही डिड नॉट लाइक, ही सॉ एनीवन जिसकी उसको शक्ल नहीं पसंद आई, उसने उसको उधर ही ऑन स्पॉट मार दिया। एनी सिविलियन, एनी सिटीजन, ही डिड नॉट हैव एनी रिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ एनी मोर। सो व्हाट हैपेंड वाज के जब वो आइलैंड ऑफ किप्री में था, रोम से दूर था, उसको रियलाइज होता है अच्छा यार, मैं तो छोड़ के आया हूँ सिजेनस के कमांड के अंदर। सिजेनस के पास अथॉरिटी है टू रूल रोम, बिकॉज ही हैज द अथॉरिटी, सो ही कैन डू वट एवर द फक ही वांट्स। सिजेनस कैन डू वट एवर ही वांट्स। तो उसको जब ये रियलाइज होता है, वो जाता है रोम वापस, और वो सेनेट को एक लेटर लिखता है कि सजानस को ना हमने उड़ाना है। सेनेट पहले सरप्राइज होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि अ फ्यू इयर्स अगो यू वर द वन हु डेलीगेटेड द मोस्ट ऑफ द पावर टू सजानस। जो सेनेट फिर एक प्लॉट करती है टू किल सजानस, और उसको इस तरह करती है कि इट मेड इट सीम कि सजानस फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। दैट्स हाउ इट गोस। सजानस सीढ़ियों से गिरता है, और वो क्राउड में गिरता है। और क्राउड जो है ना, वो उसके बॉडी के टोटे टोटे कर देती है। इट टोर हिज बॉडी इनटू पीसेस, ठीक है, क्योंकि देयर वाज दिस हेट्रेड अगेंस्ट जेनस के, यार ये हमारा जो रूलर है टाइबेरियस इज अवे। तो ऑल ऑफ दैट पॉलिटिकल नैरेटिव। सॉरी, आई एम जस्ट मैं भी बीच में तुम्हें टोक रहा हूँ यार। ये तो बिल्कुल सर्वियस टूलियस वाली कहानी है, विच वॉज द फिफ्थ फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, किंग। या यस, सेनेटर्स ने आके चाकू जिसको मार दिया। गिरा के जो था सुपर बस ने, और सर्विस टूलिस की बेटी, उसके दामाद सुपर बस ने मिलकर जो उसके साथ किया था। फिर उसकी बेटी ने जिस तरह उसके ऊपर से पूरा अपना वो कुचाया, जो क्या कहते हैं, घोड़े को उसके ऊपर से शैरियट्स। दौड़ाए, चैरियट दौड़ाए उसके ऊपर से। ये सिक्स्थ एम्परर था ना? He was दिस the वाज द fifth सिक्स्थ एम्परर। emperor, and I think so. Superbus was the sixth emperor, sixth and last. So अच्छा, it's like, if I remember correctly, तो the first six kings were benevolent kings, and the seventh was Superbus, who was a tyrant. yes, yes, yes. I think so. Yes, Superbus was the seer of tyrant, and sixth was Servius Tullius, who was very good. मगर Superbus ने फिर उसको पूरा plot बनाया. So it's like history repeating itself. ऐसे ही है यार, बिल्कुल ऐसे ही है। You could see that in the ancient history of Rome. अच्छा खैर, अब ये होता है कि Janus जो है, he's killed, right? He's strangled, his body is torn into pieces by the crowd. अब इसके कुछ साल के बाद ये होता है 37 सीई में ना, टाइबेरियस जो है, वो एक सेरेमोनियल गेम का हिस्सा लेता है, जिसमें वो जेवलिन थ्रो कर रहा होता है। वो जेवलिन थ्रो करता है, ही रेंचेस हिज शोल्डर, ही वाज टेकन टू हिज बेड, ही फेल इल, और एक दिन के अंदर ही फॉल्स इनटू अ कोमा, जो होते हैं
क्या कहते हैं उनको, फिजिशियंस जो होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि अच्छा ही वुड डाई विद इन अ डे। अब जब वो कहते हैं एक दिन में मर जाएगा ये, तो लोग उसका सक्सेसर ढूंढते हैं कि यार क्या सीन है, हु वुड सक्सीड हिम। उसका सक्सेसर होता है कैलिग्यूला, जो ग्रेट ग्रैंडसन होता है ऑगस्टस का। कैलिग्यूला को वो बुलाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं कि अच्छा ये जो अभी एम्परर है टाइबेरियस इज गोना पास अवे सून, सो यूर गोना बी द एम्परर, राइट। वो सारी प्रिपरेशन वगैरह हो रही होती है, एंड सम हाउ मिराकुलसली टाइबेरियस भाई जो है वो कोमा से उठते हैं और वो खड़े हो जाते हैं एकदम से, और वो कहते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे खाना ला के दो। ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंस। अच्छा, आई एम जस्ट गेटिंग टू द एंड ऑफ इट। ये कमांडर था एक, उसका नाम था मैक्रो। अब मैक्रो लूजेस हिज शिट, राइट, ही इज लाइक व्हाट द फक ब्रो, मैं तो इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि भाई अगला एम्पायर आए, एंड यू जस्ट आउट ऑफ योर कोमा, व्हाई कांट लेट दैट हैपन। वो क्या करता है, वो तकिए लेता है, उसका सांस बंद कर देता है, उसका गला घोट के ना उसको मार देता है। दैट्स हाउ टिबेरियस डाइड। तो जिसका वेलकम भी या नहीं होता। हाँ, तो वेलकम में याद कैलिग्यूला है, जो है, नहीं हाँ, मुझे नहीं आता, आई एम नॉट श्योर व्हाट आरडीएक्स इज। आरडीएक्स का बेटा होता है, जिसकी गली की मिट्टी गोई लगती है। वो फिर नहीं यार, उसको आई हैवंट सीन दैट। उसको उसकी आत्महत्या करने के लिए जा रहे होते हैं, उसको उसकी लाश को जलाने के लिए जा रहे होते हैं मंडप के अंदर। वो हरामी उठ जाता है आखिरी वक्त में। नहीं, ये क्या इज दिस अ हॉलीवुड मूवी यू रेफरिंग टू, या बॉलीवुड बॉलीवुड मूवी? मूवी यार, वेलकम, हैवंट यू वॉच्ड वेलकम? इतनी नहीं मजेदार देखी मूवी मैंने। है। सब बेहतरीन कॉमेडी मूवी है, अभी देखना मजा आएगा सही तुम्हें। देखते हैं यार, अक्षय वो भी कुमार देखते की हैं। है। हम्म। तो यार कैलिग्यूला जो है वो सक्सीड करता है उसको, एंड दैट्स हाउ टिबेरियस डाइड। हाँ, नाउ इट कुड बी अगेन बी डिबेटेड कि अच्छा वाज ही अ गुड रूलर, वाज ही अ बैड रूलर, बट दैट्स द entirety ऑफ इट। He was killed by his own commander क्योंकि he was ruthless, he was very violent, he was a ferocious ruler. So yeah, he was killed by his own commander, and Caligula succeeded him. अच्छा, इसके बाद there's like dozens of emperors जो उसको follow करते हैं. One of my favorite emperors that followed was Marcus Aurelius, a Stoic philosopher. उसकी किताब Meditations है, I've read that, it's an amazing book. उसकी भी हम बात करेंगे, like we're at almost the 1 hour mark. What do you think we should wrap this up here? हमने जुलियस सीजर डिस्कस किया, Yes, दो एम्परर्स we डिस्कस कर should लिए। we should wrap this up, and we might make a third part. But our next podcast will be about existence of God, and we can discuss that meditation book of meditation, the one you talked about. हाँ, Do भी let me know about that's that as also in well. philosophy, right? He was like uh, a Stoic philosopher. Marcus Aurelius was a Stoic philosopher. उसने particularly about the existence of God के बारे में बात नहीं की हुई है. It's just like a collection of notes to himself, like how to be more virtuous, how to be a better human being. He's writing in his own diary. उसने कभी इंटेंट नहीं किया था कि डायरी पब्लिश होगी मेरी, but we have that published. सो हम इसके ऊपर स्टोइक फिलोसफी पे एक पॉडकास्ट कर सकते हैं, जिसमें मार्कस Yes, we ऑरेलियस का can. बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल होगा। That's fine. We can do that. But I think so. Today's podcast is already big enough. 1 hour. Yep. We had a plan of going it till 1 hour 30 minutes, but yes. Yes. Hopefully, if we make any more podcast regarding Roman history, we will add in the playlist. कभी फ्यूचर में बनाएंगे, सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग प्लेलिस्ट अलोंग द वे, कि अगर हमने किसी भी टॉपिक को उसकी नेक्स्ट जगह से पिक करना है और शुरू करना है, तो हम उसी पॉडकास्ट को उसी प्लेलिस्ट में अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। अगर द हम्म। लाइन एंडिंग रिमार्क्स। यार, वी विल मोस्ट प्रोबेबली मेक अ नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस, जिसमें हम बाकी रोमन एम्पर्स की बात करेंगे, बट इन सम टाइम इन द नियर फ्यूचर, लाइक आफ्टर 1 2 3 इन द सीरीज एज वेल। नो वरीज, वेल, ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह